जैसे ही तारा ने अपनी आंखें खोली, दुर्गा माँ की मूर्ति से माला टूटकर नीचे गिर गई और तारा हैरानी से एकटक माता को देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह जो देख रही वह सच में है या कोई सपना देख रही है? क्या सच में माँ की माला टूटने के पीछे कोई इशारा है जो माँ उसे समझाना चाहती है, या फिर यह मात्र उसका वहम है? अगर मंदिर की बात, तो कई बार ऐसा होता है कि फूलों की वजह से माला नीचे खिसक कर गिर जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए माला गिर गई हो, और न जाने ऐसे कितने सवाल जवाब उस पल में तारा के मन में किए जा रही थी। जब उसे कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं मिला, तब वह फिर से अपने उस पेड़ के पास नीचे जाकर बैठ गई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। कैसे उसकी माँ मरी और फिर कैसे उसके बाद उसके लिए जीवन दिन भर दिन कठिन होता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने उस जीवन से हार मान ली और अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। पर इतना आसान होता है नई जिंदगी शुरू करना? सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे से वह बढ़ता है, बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल घसीटना सीखता है, उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। बिल्कुल वैसा ही नया जीवन शुरू करना है। और अभी मेरे इस नए जीवन में तो ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ मैं बैठना ही सीखी हूँ। अभी तो बहुत कुछ आगे सीखना है। यह जिंदगी और न जाने क्या क्या सिखाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इतनी लंबी जिंदगी इतने इंसान को क्यों दी है। इतनी लंबी जिंदगी, इतनी लंबी परीक्षा है। इतनी परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ भगवान, अब और मेरी परीक्षा मत लो। और ऐसा सब सोचते सोचते तारा की आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे। इधर चंदा का घर का दृश्य। आज जुगनू की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। तारा ने अपने घर के आंगन में ही चारपाई बिछा दी थी। जुगनू चारपाई पर लेटा हुआ था और उसने अपने साथ पायल को भी लिटा लिया था। चंदा और उनकी दोनों बेटियां उसके साथ नीचे चटाई पर लेटी गई थी। ऊपर खुला आसमान जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। पायल अपने नाना का संगीत पाकर बहुत खुश हुई और कभी अपने पिता का प्यार नहीं देखा था, लेकिन अब नाना के रूप में उसे ऐसा लगता जैसे उसके पिता का प्यार मिल रहा हो। और हो सकता क्यों ना जुगनू पायल को बहुत प्यार करता था। पायल उसे लगातार जिद की जा रही थी, नानू आप मुझे कहानी सुनाओ ना। मेरी माँ मुझे बताती कि आप उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे, मुझे भी सुनाओ ना। पायल की जिद देखकर जुगनू ने उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। और अभी कहानी आधी ही हुई नहीं थी कि पायल सो गई। जुगनू ने अपनी कहानी बंद कर दी। तभी नीचे से चंदा की आवाज आई और उसने अपने पिता से कहा, बापू कहानी बंद क्यों कर दी, आगे की कहानी भी सुनाओ ना। और चंदा के साथ साथ चांद और चंदा ने भी अपने नाना से यही कहा। चंदा की बात सुनकर जुगनू से कहा, तू मेरी कहानी सुन रही थी चंदा? हाँ बापू, बचपन की याद आ गई जब तुम हम दोनों बहनों को छत पर लेटकर कहानी सुनाया करते थे और माँ वहीं पर खाना लेकर आया करती थी और फिर हम सब मिलकर वहाँ छत पर बैठकर खाना खाते थे। कितनी खूबसूरत होती थी वह गर्मी की रात। सच बापू, वह दिन बहुत याद आते हैं। चंदा के मुंह से पुराने दिन की बातें सुनकर जुगनू भी उदास हो गया और फिर दोबारा संध्या और सांझ को टोकने पर जुगनू ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। अभी कहानी पूरी भी नहीं होती कि सारे दिन का थका हुआ जुगनू आधी कहानी सुनाकर सो गया। उसे खुद को पता ही नहीं चला और सांझ और चंदा सो चुके थे और चंदा खुले आसमान की तरफ देख रही थी और उन तारों को टिमटिमाते हुए देखकर आज उसे अपनी बहन तारा की बहुत याद आ रही थी। और वह मन ही मन सोच रही थी कि न जाने तारा कहाँ होगी, कैसी होगी, हमें याद करती भी होगी या नहीं। काश आज वह हम सबके साथ होती। और ऐसा सोचते सोचते एक बार फिर चंदा की आंखें नम हो गई। सूरज सर पर चढ़ आया था और आज किसी की भी आंख नहीं खुली थी। सूरज की रोशनी जब उसकी आंखों पर पड़ने लगी तभी हड़बड़ाकर सब उठ गया और चंदा ने अपनी दोनों बेटियों को लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। जुगनू का गर्म पानी गुड़ डालकर दे दिया और जुगनू भी तैयार होकर मंदिर की तरफ निकल गया। उसे तो पता था कि फिलहाल कुछ दिनों तक यही काम करना पड़ेगा और वह यह सब काम करने में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि जो वह पहले कर रहा था उसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। जब उसने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, उसके लिए ही उसे शर्मिंदा होना चाहिए। जब वह नशे में आकर
अपनी बेटी को पीटता था, उसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। अब तो वह अपनी बेटी को पेट पालने के लिए ऐसा कर रहा है और ऐसे बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचकर जुगनू की तरफ चला गया और मंदिर की तरफ चला गया। चंदा भी पायल को लेकर गांव में काम करने चली गई। आज सांझ और संध्या दोपहर में ही घर आ गई थी। तभी थोड़ी देर बाद चंदा के घर आ गई। सब बैठकर सुस्ता रहे थे, जुगनू के आने का इंतजार कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज चंदा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने उसका पति खड़ा हुआ था। उसे अचानक देखकर चंदा ने उससे पूछा, क्या काम है, क्यों आया है यहाँ? उसने चंदा को एक तरफ धक्का दे दिया और अंदर आ गया और आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर आकर बैठ गया और सांझ से कहा, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। डर के मारे सांझ अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे भागी दोनों बेटियां भी अंदर चली गई। जैसे ही सांझ पानी लेकर अंदर गई, उसके पिता ने चंदा से कहा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर आ, मेरे पास आकर बैठ और जो कुछ कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन ले, और सिर्फ सुनना ही नहीं मानना भी है, समझी? तो मैं आजकल देख रहा हूँ तुमसे ये बेटी समझ नहीं पा रही है। सारे दिन भेड़ बकरियों की तरह जंगल में हाँक कर रखती हो और यह भी आवारगर्दी करती फिरती। गाँव वाले सब बताते हैं, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता कि तू क्या करती है? तू सारा दिन इधर उधर मटर गश्ती करती रहती है, तेरी बेटियां कहीं और। अब आखिर तो मेरी बेटियों की जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी, इसलिए मैंने साइंस के लिए कुछ सोचा है। अपने पति की बात सुनकर चंदा आश्चर्य से उसका चेहरा देखते हुए कहा, तेरी बेटियां? मेरी बेटियां? तेरी बेटियां कब से हो गई? तूने कब से उनकी जिम्मेदारी उठाने की सोच ली? आज तक तुझे कभी होश नहीं आया कि तेरी बेटियां भी है जिनकी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। आज अचानक तुझे कहाँ से होश आ गया? दिन में लगा कि तो कहीं आ गया। और ऐसा कहकर चंदा ने व्यंग मारता हुआ हंसी उसकी तरफ छोड़ दी। चंदा की बात सुनकर उसका पति गुस्से से चारपाई से उठ खड़ा हुआ और चंदा की तरफ एक हाथ उठाते हुए बोला, ज्यादा थप चपड़ चपड़ा मत कर, ज्यादा बोलेगी तो अभी खाएगी एक हाथ का। अब सुन मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे मुंह बंद करके सुनना, तेरा जवाब नहीं सुनना है मुझे। मैंने सांझ के लिए एक रिश्ता देखा है और अपने अगले हफ्ते उसकी शादी उसके लड़के से करा दूंगा। कल वह लोग सांझ की सगाई के लिए आएंगे। मैं कुछ पैसे देकर जा रहा हूँ, थोड़ा घर का ठीक ठाक कर लेना और खाने पीने की चीज़ें भी ले लेना। एक बार इसका रिश्ता तय हो कर दूँ, उसके बाद संध्या का भी रिश्ता तय कर दूंगा। तुझे तो कोई चिंता नहीं है कि बेटियाँ जवान हो रही हैं। एक बाप होने के नाते मुझे ही तो चिंता करनी पड़ेगी ना। ऐसा कहकर चंदा का पति सांझ से चारपाई पर अपनी जांघ पर हाथ रखकर बैठ गया। आगे की स्टोरी हम डालेंगे आगे के भाग में, तो सुनते रहिए स्टोरी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।